1994 में मैंने मॉडलिंग शुरू की। 95 में मुझे बेस्ट मेल मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। ऑलरेडी शोहरत मिल चुकी थी अपने काम से, बट उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ, मुझे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई, मुझे हर तरह की मुश्किल से गुजरना पड़ा। और ऐसी मुश्किलें जब आपको लगता है कि यार सब छोड़ो, छोड़ के भाग जाओ। अब तो आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3 साल में आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस शो कॉल्ड अनुपमा। वनराज इज बैक। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु पांडे और आज मैं यहाँ आपको अपने जीवन की अब तक के जीवन की कहानी बताने आया हूँ, आपसे शेयर करने आया हूँ। मेरी पैदाइश एक ऐसे शहर में हुई जो बहुत छोटा सा शहर है, कस्बा कहूँगा, शहर तो नहीं है, छोटा सा कस्बा है, उसका नाम है बदायूं। तो बदायूं में पैदाइश के बाद क्योंकि हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो उसके बाद नैनीताल हम लोग शिफ्ट हो गए। नैनीताल एक हिल स्टेशन है जिसको सब लोग जानते हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो नैनीताल में मैं रह रहा था, पढ़ रहा था। फिर उसके बाद हम कुछ समय के बाद बरेली एक जगह है जहाँ शिफ्ट हो गए थे। बरेली में मैं 7 साल रहा। बरेली में मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा और आर्मी स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा बहुत ही पिविटल एक बहुत सबसे जो कहते हैं सेंसिटिव टाइम होता है किसी भी बच्चे के ग्रोथ का, वो मैंने वहां पे गुजारा। मेरे ख्याल से 8th 9th 10th 11th 12th, तो ये समय मेरा वहां पे गुजरा। और मैं पहले एयरफोर्स स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा और मेरी पूरी तैयारी थी फौज में जाने की। तो मैं फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, वही डिसिप्लिन फॉलो कर रहा था और पूरा जज्बा भी वही था। हाउस द जोश, बस वही वाला जज्बा रहता था हमेशा। तो हम लोग हमेशा बहुत जोश में रहते थे और देशभक्ति मेरे अंदर कूट कूट के तब भी भरी थी, आज भी भरी है और हमेशा भरी रहेगी। पर 12वीं पास करने के बाद जब मैं वापस नैनीताल चला गया तो आई वाज स्टिल अ टीनेजर। 18-19 साल की उम्र थी मेरी, 18 साल की उम्र थी एक्चुअली, और 19 की तरफ मैं बढ़ रहा था। तो बहुत वो पीरियड होता है जब बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं बच्चे उस उम्र में। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं वापस नैनीताल आ गया हूँ तो मैं अब एनडीए से जाऊँ, सीडीएस से जाऊँ, ग्रेजुएशन करके जाऊँ, क्या करके जाऊँ, ये समझ में नहीं आ रहा था। बट फौज में जाना था, ये तय था मन में। तो इसी बीच एक बार बैठे हुए नैनीताल में, क्योंकि नैनीताल छोटे से शहर में क्या होता है, अक्सर हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार में बड़ा क्लोज निट रहता है। मैं और मेरे बड़े भाई और मेरे माँ बाप, हम लोग 4 लोग रहते थे। और अक्सर यही होता था कि सुबह उठने के बाद क्योंकि ठंडी जगह है तो हम लोग बाहर बैठते थे, घर के बाहर तो धूप निकलती थी, वहाँ बैठते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो रोज़ का एक बड़ा टिपिकल सेट सा ढर रहा होता है, एक पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को हम लोग रोज फॉलो करते थे। एक दिन अखबार में एक खबर छपी कि मॉडल्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉम्बे बेस्ड मैगजीन, लेकिन उसमें नीचे मैगजीन का एड्रेस दिल्ली का था। तो पहले मैंने पढ़ा उसको, मैंने कहा यार मॉडल बॉम्बे बेस्ड मैगजीन के लिए चाहिए लेकिन मैगजीन का एड्रेस दिल्ली का क्यों है। तो मैंने अपने भाई को दिखाया, तो मेरा भाई बोला कि तुम फोन करके पूछ क्यों नहीं लेते। तो मैंने फोन किया, वहां एक सज्जन ने उठाया फोन, बोले कि यू वांट अ मॉडल। आई सेड यस। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, फोन पे तो मैं तुम्हारी शक्ल देख नहीं सकता हूँ, तो तुम काम करो, दिल्ली आ जाओ। दिल्ली आओ, मैं तुम्हें देखूंगा, अगर मुझे लगा कि तुम मॉडलिंग करने लायक हो तो मैं तुम्हारी फोटो खींच लूंगा, उसके बाद बात करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो ऐसा बहुत कम होता है, शायद आई एम ब्लेस्ड विद ग्रेट पेरेंट्स। मेरे पिताजी को जब मैंने ये बात बताई तो वो तैयार हो गए मुझे ले जाने के लिए। तो आई वॉज रियली शॉक्ड। तो मेरे पिताजी मुझे दिल्ली ले आए, वहां पे मिला मैं उनसे, सज्जन से। उन्होंने देखा कि यार ये 18, 18.5, 19 साल का लड़का है, बच्चा है, नैनीताल से आया है, घुंघराले बाल हैं, गाल वाल एकदम लाल हो रहे थे क्योंकि नैनीताल से उतरे थे सीधे दिल्ली में टपके। तो वहाँ पे वैसे ही थोड़ा रेडिएंट हो जाती है स्किन, तो हम मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा हूँ मैं उस समय। तो उन्होंने बोला वाह तुम्हारी फ़ोटो खींची जाएगी, तो उन्होंने फ़ोटो खींच दी मेरी। मैं फ़ोटो वगैरह खिंचवा के वापस चला गया। और जब मैं वापस गया हूँ तो मुझे कुछ ही दिनों में
उनका फ़ोन आया जिन्होंने मेरी फ़ोटो खींची थी और बोले, "अरे पागल, तुझे पता है तू कितना लकी है?" तो मैंने कहा, "क्या हो गया सर?" तो बोले, "अरे यू हैव बीन सेलेक्टेड एज़ अ मेल मॉडल फॉर अ शूटिंग्स कैंपेन।" तो मैंने बहुत खुशी जताई जबकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था वो क्या बोल रहे हैं। तो मैंने कहा, "अरे वाह! तो क्या करना है सर?" बोले, "अरे जल्दी कम बैक टू दिल्ली इमीडिएटली।" तो मैं बिल्कुल बौखला गया। मैंने कहा, "अरे पापा ये बोल रहे हैं कुछ शूटिंग्स, मुझे पता नहीं था शूटिंग्स क्या होता है।" तो जब वहाँ पहुँचे वापस तो अ अ, उन्होंने बोला कि तू जा जल्दी से, लिंटास करके एक एजेंसी जो बहुत बड़ी एजेंसी हुआ करती थी उस टाइम। तो हम गए वहाँ पे, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है कि हमने आपको अपने शूटिंग्स कैंपेन के लिए सूट्स वाले जो कपड़े होते हैं, तो उन्होंने नाम बताया भीलवाड़ा शूटिंग्स। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये सूट और पैंट शर्ट वाली वैसे वाले सूट की बात कर रहे हैं। बोले उसके लिए हमने आपको वी हैव सिलेक्टेड यू बट हमारा बजट कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो सज्जन ने मुझे पहले से समझा के भेजा हुआ था जिन्होंने फ़ोटो खींची थी कि देखो बजट की बात होगी, अगर वो बोलेंगे तो उनको ज़्यादा वो मत करना, जो बोलें उनको बोलना कि सर दिस इज़ माय फर्स्ट कैंपेन एंड व्हाटएवर यू से आई एम ओके विद इट। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने तो मैंने पूछा कि आप मुझे बता दीजिए जो भी है। तो बोले कि वी विल गिव यू 25,000। अब जब उन्होंने 25,000 बोला तो पहले तो 2 सेकंड के लिए मुझे साँप सूंघ गया, क्योंकि मैंने 25,000 की रकम अपनी लाइफ में ना देखी थी और ना सुनी थी एक साथ। तो 25,000 जब उन्होंने मुझे बोला, तो मैं 2 सेकंड के लिए पॉज़ हुआ, उसके बाद मैंने अपने आप को बटोरा पहले, बटोर के इकट्ठा किया, उसके बाद मैंने बोला सर इट इज़ ओके, यू नो, दिस इज़ माय फर्स्ट कैंपेन एंड आई एम ओके विद दिस, नो प्रॉब्लम। तो मन में मेरे जो लड्डू फूटे थे, मैं वो बयान नहीं कर पा रहा था, पर मैंने उनको बोला कि इट इज़ ओके, मैंने ये जताया कि हाँ, इट्स ओके, थोड़ा कम है लेकिन चलेगा मुझे। तो वैसा करके मैं उनको हाँ बोल के मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई एंड आई वाज़ ऑल ऑफ 19, आई जस्ट टर्न्ड 19 व्हेन आई गॉट दैट कैंपेन। और भीलवाड़ा शूटिंग्स का फेस एज़ अ फेस मैं लॉन्च हुआ। मेरा पहला एड जो था वो टाइम मैगज़ीन के सेंटर स्प्रेड में आया था। तो टाइम मैगज़ीन का मतलब जैसे जब शाहरुख खान टाइम मैगज़ीन के कवर पे आए थे तो बहुत हल्ला हुआ था। तो मैं 94 में टाइम मैगज़ीन के सेंटर स्प्रेड में आया था, मेरा एड रिलीज़ हुआ था भीलवाड़ा शूटिंग्स का। और लंदन तक हल्ला हो गया था, मेरे मामा वगैरह वहाँ पे बिल्कुल पागल हो गए, बोले अरे! अरे इसका ऐड आया है, सेंटर स्प्रेड में आया है। तो मैं तो तब मुझे धीरे-धीरे करके उस वक़्त धीरे-धीरे अब्ज़ॉर्ब होने लगी थी चीज़ें। समझ में आने लगा था मुझे कि कुछ बड़ा हुआ है। तो वो अब्ज़ॉर्ब करना हालाँकि मेरे लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि हम लोग इतने छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार में सरकारी नौकरी वाला एक माहौल होता है, एक बहुत टिपिकल माहौल होता है जो सरकारी नौकरी वाले परिवारों में होता है। वहाँ से निकल के सीधे मैं टॉप कैटेगरी में पहुँच गया था, जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट डिज़ाइनर, टॉप मोस्ट एजेंसी, टॉप मोस्ट एड फ़िल्म मेकर, और जो पहला मेरा एड टीवी कमर्शियल जो भीलवाड़ा शूटिंग्स का बनाया था वो श्याम रमन्ना ने बनाया था, जो राजा रमन्ना के बेटे थे। राजा रमन्ना वाज़ अ साइंटिस्ट और श्याम रमन्ना वाज़ द पायनियर ऑफ डिजिटल एड्स इन दिस कंट्री, जिन्होंने पहला वो कावासाकी का शायद एड बनाया था जिसमें वो चीता बन जाती है बाइक। तो पहला कंप्यूटर ग्राफिक इंट्रोड्यूस उन्होंने इस कंट्री में किया था और उन्होंने मेरी टेलीविज़न कमर्शियल डायरेक्ट की। तो मेरे लिए ये मेरे लिए सौभाग्य भी था। अब मुझे पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे एक फ़ौजी स्कूल में पढ़ते-पढ़ते, फ़ौज में जाते-जाते इस डायरेक्शन में ठेल दिया, तो हम ठिल गए और उसके बाद पहुँच गए दिल्ली, और दिल्ली में फिर जर्नी की शुरुआत ही मेरी ऐसे लोगों के साथ हुई कि मेरा फ़ैशन शोज़ का करियर भी शुरू हुआ तो रोहित बाल से हुआ, जो इंडिया के नंबर 1 डिज़ाइनर, इंटरनेशनली वेल नोन डिज़ाइनर। और फिर उसके बाद रोहित बाल, जे वलाया, आशीष सोनी, इंटरनेशनल शोज़ मैंने किए, जॉन फ्रैंको फेरे का, गबाना का। सो आई वाज़ ऑल ओवर द प्लेस। 1994 में मैंने मॉडलिंग शुरू की, 95 में मुझे बेस्ट मेल मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, उस वक़्त के कैबिनेट मिनिस्टर श्री सलमान खुर्शीद के हाथों। तो बस वहाँ से फिर जब जर्नी शुरू हुई, 3 साल में, ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैं दिल्ली में रहा, और दिल्ली से फिर उस पीरियड के एंड में मैंने शादी कर ली। मेरी धर्मपत्नी मोना पांडे जो हैं, वो मुझे मिली काम के थ्रू और शादी हो गई। शादी हुई और शादी होके मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। तो मैं जब आज सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मेरे में कितनी हिम्मत होगी।
या बिल्कुल दिमाग से खाली था मैं कि मैं शादी करके अकेले नहीं 2 लोगों के साथ बॉम्बे आया, यानी खुद को और अपनी बीवी को लेके बॉम्बे आया और यहाँ पे मैंने 2 लोगों के साथ जर्नी शुरू की। यहाँ पे एक इंसान जर्नी शुरू करे तो उसमें कितनी तकलीफें होती हैं, यहाँ पे मैंने 2 लोगों के साथ जर्नी शुरू की और भगवान की कृपा से मेरी ग्रोथ जो थी वो स्लो रही, स्टेडी रही, लेकिन मेरी ग्रोथ रही। कहने का मतलब यह है कि जब मैं बॉम्बे आ गया और मैंने यहाँ पे लोगों से मिलना शुरू किया, तो मैंने फिर से स्क्रैच से स्टार्ट किया और हालांकि मैं सबको पहचानता था, बहुत सारे लोग मुझे जानते ही थे क्योंकि मैं इतने बड़े लेवल पे मॉडलिंग कर चुका था, फैशन में इतना बड़ा नाम था मेरा। तो हर इंसान मेरे साथ काम करना चाहता था, बट हर चीज़ के साथ कोई ना कोई कंडीशन आती थी। तो मैंने बहुत ही छोटे स्टेप्स लिए शुरू में और मैंने पहले अपनी मॉडलिंग को कंटिन्यू रखा, फैशन शोज़ किए, अबू जानी संदीप खोसला के साथ किया और कुछ फैशन शोज़ किए। फिर मैंने टेलीविज़न की तरफ रुख किया। तो मुझे मेरे कुछ मित्रों ने टेलीविज़न से इंट्रोड्यूस कराया और मैंने अपना पहला शो जो है वो किया था श्री बी आर चोपड़ा के साथ और उस शो का नाम था बेटा, जो मेरा पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेचुरली मुझे वो एक कला में बिना रुझान के नेचुरली वो फ्लेयर था कि मैं कैमरे के आगे परफॉर्मेंस कर पाया। शायद मेरे अंदर वो एक समझ थी इमोशन को समझने की। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। मैंने बेटा नाम का एक शो किया था जो आज तक लोग याद रखते हैं। बी आर चोपड़ा का था, उनके बेटे रवि चोपड़ा जो अब नहीं है, रवि जी ने डायरेक्ट किया था उसे। और उसके तुरंत बाद मैंने एक शो किया जिसका नाम था कन्यादान। और कन्यादान ये सारी लिमिटेड सीरीज होती थी उस वक्त, डेली शो का ज़माना नहीं था। तो मैंने कन्यादान किया। कन्यादान बालाजी का ऐसा शो था जिससे बालाजी का ग्लॉसी एरा शुरू हुआ था। उसमें मैं और किरण खेर और शिशिर शर्मा जैसे एक्टर थे। तो ये 2 शोज़ किए। मुझे उसी वक्त एक मेरा एड था जो बहुत फेमस हुआ था जिसका नाम था, ब्रांड थी सैन मिगेल और प्रोडक्ट था बियर। तो मैंने सैन मिगेल बियर का ऐड किया था, वो बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुआ था। और उसी बीच में मुझे अक्षय कुमार ने अपने भाई के थ्रू मुझे बुलाया और एक फिल्म बन रही थी खिलाड़ी 420। तो खिलाड़ी 420 में उनको एक पैरेलल हीरो लॉन्च करना था अक्षय के साथ। तो अक्षय कुमार ने ही मुझे बुलाया और उनके थ्रू मैं नीरज वोरा से मिला, जिन्होंने ये फिल्म लिखी थी और डायरेक्ट की थी, और मैंने नीरज वोरा के साथ मीटिंग की और वो पहली पिक्चर मुझे 1999 में मिली थी जब मैं बहुत छोटा था, उम्र में यंग था। और अक्षय कुमार के साथ मेरी पहली पिक्चर एज अ पैरेलल लीड आई थी जिसमें महिमा चौधरी हीरोइन थी। तो वहाँ से मेरी फिल्म की जर्नी भी शुरू हुई। बट उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया लाइफ का। और वो कैसे हुआ, मैं उतना समय नहीं हमारे पास, पर मैं आपको बताऊं कि मैंने इंडिया का पहला बॉय बैंड ऑफ बॉयज उसका हिस्सा बनने का डिसीजन लिया। और उसके बाद 3 साल लगातार, 3 साढ़े 3 साल लगातार मैंने बैंड के साथ हमारा पहला एल्बम आया था जिसमें हमारे गाने कुछ ऐसे थे जो इतने सुपर हिट हुए थे कि वो ग्रैमी लिस्ट में पहुंच गए थे एज सम ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग्स। तो ऑलरेडी शोहरत मिल चुकी थी अपने काम से, पर साथ ही साथ ये बैंड ऑफ बॉयज का जब फेज आया मेरी लाइफ में, हालांकि मेरी वाइफ बहुत नाराज हुई थी मुझसे। उन्होंने बोला था कि यार ये क्या चीज़ है, क्योंकि उन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि बैंड क्या होता है। when you are used to a certain steady income in life and everything, and then suddenly you leave everything and you become a singer and a performer, तो ये क्या कर रहे हो? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा wait, this is going to be very big. तो yes, it became very big, but 3.5 years later I realized that इतना कुछ होने के बाद भी इस कंट्री में, हाँ अगर वेस्ट में होता तो शायद हम लोग प्राइवेट जेट लेके घूम रहे होते, इतनी कमाई हो गई होती। बट यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है और उतना पैसा नहीं है। तो मुझे फिर वापस मैंने बैंड को छोड़ के एक्टिंग में आने का सोचा और धीरे धीरे करके फिर से मैं एक्टिंग शुरू की। फिर मैंने फिल्में की। आज मैं शायद 48 या 50 फिल्में कर चुका हूँ, गुड बैड अगली सब कर डाला। और क्यों करा मैं आपको बताता हूँ। एट द एज ऑफ 31 माई वाइफ सेड दैट वी शुड हैव अ हाउस। तो मैंने एक घर खरीदा
और घर खरीदा इसलिए क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे बोला था कि उसे घर खरीदना है। तो मैंने इतनी लेफ्ट राइट सेंटर फिल्में करी क्योंकि मुझे घर खरीदना था। और बॉम्बे में हमेशा ये सुनने को मिलता था कि यार बॉम्बे जैसे शहर में अगर आपकी खुद की छत हो या अपना खुद का घर हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा यार ये बड़ी बात तो करनी है। तो मैंने इसलिए जो है दिन रात एक करके काम किया और एक घर ले लिया। तो मेरा पहला घर मैंने 31 साल की उम्र में इस शहर में आके खरीद लिया। तो मुझे खुद भी लगा था कि यार मैंने कुछ शायद अचीव किया है लाइफ में। तो आज जो भी मैं हूँ वो अपने इस पूरे पहले फेज के जो भी उतार चढ़ाव थे उसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और अब तो आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3 साल में आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस शो कॉल्ड अनुपमा, जो कल्ट शो बन गया है पूरी दुनिया में, ग्लोबली नंबर 1 चल रहा है 3-3.5 साल से। उसमें मैं वनराज शाह का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मेरा एक डायलॉग है जो बहुत आइकॉनिक हो गया, वनराज शाह इज बैक। तो वो जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक ऐसी गिफ्ट है, अनुपमा जो शो है, जिसमें प्रोड्यूसर राजन शाही से लेकर हर इंसान जो शो से जुड़ा हुआ है उसके लिए ये ब्लेसिंग हुई है। क्योंकि राजन खुद भी ये बात बोलता है, मेरा बहुत पुराना मित्र है राजन खुद भी ये बात बोलता है कि ऐसा शो मेरे जीवन में पहली बार आया है और शायद कभी आए भी ना। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट है और इसके लिए मैं इटर्नली मेरे महाकाल बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ऐसी चीज से हम जुड़े जो पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलैरिटी लेके आया है, हम सबके जीवन में इतना बड़ा चेंज लेके आया है। और बस बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि आगे भी इसी तरह से हमारा शो भी चलता रहे। और इसके अलावा मैं खैर अपना 3 साल हो गए हैं शो में, तो मैं कुछ और चीज़ें भी कर रहा हूँ। मेरे म्यूज़िक से रिलेटेड भी मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। मैं 2 सोलो सिंगल रिलीज़ कर चुका हूँ, एक और की प्लानिंग चल रही है। और इसके अलावा कुछ और जो मेरे अदर एस्पेक्ट्स है, यानी कि साउथ की फिल्में और कुछ OTT वगैरह, तो ये सब चीज़ों की भी प्लानिंग चल रही है। बट एसेंशली अनुपमा जो एक शो है वो मेरे जीवन का अभी तक का सबसे खूबसूरत गिफ्ट रहा है। तो सबसे बड़ी जो सीख मुझे मिली है अपने इतने बड़े करियर में, इतने लंबे करियर में आज तक, तो मुझे अभी तो लगता है कि मेरा अभी शुरू भी नहीं हुआ है, बहुत सारा काम अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। एक हमेशा जिंदगी में 2 फेज आते हैं। पहला एक फेज होता है जब आप निखरते हैं। मुझे लगता है कि अब मैं निखर चुका हूँ। अब निखरने के बाद जो शोपीस को लगाया जाता है, अपनी जगह पे बिठाया जाता है, तो वो जगह अब जो है वो मिलेगी। तो ये 2 फेज हमेशा हर कलाकार के जीवन में आते हैं और दोनों जो पहला फेज है उस फेज में आपको अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। और वो फेज अगर आप जी गए, आपने अपने पेशेंस से, अपनी हिम्मत से अगर वो पहला फेज आपने जी लिया, तो आप ना सिर्फ एक बेहतर कलाकार बन जाते हैं बट आप एक बेहतर इंसान भी बन जाते हैं। क्योंकि आपको हर तरह का दुख सुख, हर तरह का भाव आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और वो एक ऐसी चीज है जो, जैसे मैं अपने बारे में कहता हूं, मैं मानता हूं कि मैं बहुत सारी चीजों से गुजरा इस पूरी जर्नी में, जो मैंने आपको अभी बताई है, हालांकि बहुत कम शब्दों में बताया आपको। जर्नी बहुत लंबी है, 27 साल की जर्नी बॉम्बे में, तो मैं उसको 15-20 मिनट में तो नहीं बता सकता। लेकिन इस पूरी जर्नी में मैंने आपको सिर्फ जो चीजें की हैं वो मैंने आपको बताई, बट जो चीजें मेरे साथ हुई हैं वो मैंने आपको नहीं बताई। तो बहुत सारा दुख, बहुत सारे दर्द, बहुत सारे लेट डाउन, बहुत सारे धोखे, बहुत सारे ऐसे फेजेस जब मैं बीमार हुआ, मैं मजबूर हुआ, मुझे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई, मुझे हर तरह की मुश्किल से गुजरना पड़ा। और ऐसी मुश्किलें जब आपको लगता है कि यार सब छोड़ के भाग जाओ, तो वो फेज जो होता है वो हर एक्टर, हर कलाकार, हर इंसान के जीवन में आता ही है, जब आपको ये लगता है कि ये सब कुछ व्यर्थ है, ये सब छोड़ के मैं जा रहा हूं, मुझे भाग जाना है, मैं नहीं जी सकता। वो फेज जो है ना, वो फेज आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। क्योंकि अगर वो डिफिकल्टीज आपके जीवन में नहीं आती या मेरे जीवन में नहीं आती, तो आज मैं जो इंसान बन पाया हूं वो नहीं बन पाता। जय महाकाल, जय श्री राम। मुझे यकीन है कि ये टॉक सुनने के बाद हमारे मन में भी एक जोश उठा है। हम भी अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करके उसको डबल कर सकते हैं।
अब ज्यादा कमाई करेंगे तो खर्चा भी करेंगे। अगर ऐसे ही हर खर्चे पर भी आधा पैसा वापस मिले तो आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे। कैश करो ऐप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है। हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है, वहां से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है। हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक। ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आदत डाल लो, पहले कैश करो पे आओ, यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ। तो कैश करो, ऐश करो। Click on the link in description and download Cash Karo app now.